जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। दोस्तों, मैंने आज सवेरे जब एक व्लॉग किया था, आप में से कुछ दोस्त हमारे चंदन वगैरह हमारे साथ में थे और मैं सवेरे आपको बता रहा था, ये जो दोगलापन है अमेरिका का और किस तरह का वो इस लड़ाई में जिस तरह से जा रहा है। इससे पहले मैं आज की स्क्रिप्ट पे आऊँ, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, जो अब से कुछ देर पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बकवास की है। अपने एक ज़ाहिर है, वो एयरफोर्स वन में जब ट्रैवल करते हैं, तो वो जनरली आजकल एक उन्होंने रिचुअल बना रखा है कि जो तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, वो माइक लगा के उनसे पूछ रहे होते हैं कि जनाब ये सवाल, वो सवाल और वो उस हवाई जहाज़ के नॉइज़ में बोल रहे होते हैं। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ वो वीडियो, लेकिन उसमें से आवाज़ उनकी सुनाई नहीं दे रही है बिकॉज़ जो हवाई जहाज़ का नॉइज़ है बहुत है। क्या हुआ है? जानते हैं वो जनाब 200 बच्चे मारने के बाद में, न जाने पूरे एक देश का, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने के बाद में, अब जबकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद हो गई है, उन्होंने जो आज चीख पुकार मचाई है कल से कि भई ये जो एस कुमार भाई नमस्ते, गुड इवनिंग। कि अब जो ट्रंप ने ये हल्ला मचाया है, जय हिंद देवराज भाई, देव त्यागी जी। वो कह रहे हैं कि ये जो कल से उन्होंने हल्ला मचाया है कि नाटो कंट्रीज़ आएँ और वो तमाम कंट्रीज़ इंक्लूडिंग चाइना, वो सारे कंट्रीज़ आएँ और हमारी मदद करें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को फ्री रखने में। अब आप ज़रा मित्रों मेरी बात बता दी मत ये ब बात बताइए मुझे कि अमेरिका को इस मदद की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर आपने ईरान की सारी मिलिट्री को पहले ही तबाह कर दिया है और आप तो कह रहे हैं कि हमने तबाह कर दिया है, डेसिमेटेड देम, ओब्लिटरेटेड देम। ओब्लिटरेट की बात कर रहे हैं कि हमने ओब्लिटरेट कर दिया मिलिट्री को। जब मिलिट्री ओब्लिटरेट हो गई भैया, तो तुमको डर काहे का लग रहा है? लेकिन डर उनको अब भी लग रहा है और समझ में ये नहीं आ रहा है कि बिना मिलिट्री के आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कौन कर रहा है? यू नो कौन से भूत प्रेत कर रहे हैं, कौन से जिन्नात बंद कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आज जो ट्रंप ने कहा है, क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं हाँ की, दुनिया के किसी देश ने अभी तक ट्रंप को ये नहीं कहा कि भैया हम तुम्हारी मदद करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने में। इनफैक्ट सो मच सो, आप हैरान होंगे, अब ईरान ने ये कंफर्म कर दिया है कि तमाम यूरोप के देश हमसे हमसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि भाई बताओ आपको क्या चाहिए हमें वहां से पास करने देने के लिए। यानी कि यूरोप के देश इस समय पर अमेरिका का साथ छोड़कर ईरान से डायरेक्ट ये नेगोशिएट कर रहे हैं कि बताओ भाई तुमको क्या चाहिए, हमको जाने दो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो हमारा तेल आ रहा है, जो हमारा सामान आ रहा है, उसको आने दो। बताओ तुम्हें क्या, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुमको हमसे क्या चाहिए। आप ये देखिए, एक कंट्री ने अभी तक हाँ नहीं की है। सो मच सो कि अब से कुछ देर पहले आज पहले स्पेन ने मना किया, इटली ने मना किया और आज जी यशो भाई प्रणाम। आज हालत ये हुई है, इंग्लैंड ने, जो कि एक ज़माने में अमेरिका का लगी माना जाता था, चमचा माना जाता था। आज इंग्लैंड ने ही मना कर दिया है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम इसमें नहीं कूदेंगे। लो! यानी कि अब इंग्लैंड में भी ये हिम्मत आ गई है, बैकबोन आ गई है, उसकी भी ज़रा जान में जान आ गई है। तो उसने कहा ऐसी की तैसी में जाए। उसने कहा हमारे देश के जो हित हैं, उनको सूट नहीं करता है, मेरी कंट्री के इंटरेस्ट को सूट नहीं करता है। वी डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस वॉर। ट्रंप को कोरा सा जवाब मिल गया। इसके नतीजे में क्या हुआ, अब से कुछ देर पहले ट्रंप भैया ने क्या बोला है? ट्रंप भैया ने हवाई जहाज से खड़े-खड़े पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा, आई डू मैं आपको एग्ज़ैक्टली लफ्ज़ बता देता हूँ उन्होंने क्या बोला है, आप हैरान हो जाएँगे। यू नो दिस मैन इज़ एक्चुअली मैड। आई एम टेलिंग यू ही इज़ अ डेंजर टू दिस वर्ल्ड। मैं मनीष भाई नमस्कार, क्या ट्रंप न्यूक यूज़ करेगा? क्या इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड पर? भैया कोई ना न्यूक यूज़ करे, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा यहाँ पर, और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, ट्रंप न्यूक्लियर बम नहीं यूज़ करेगा। किसी भी किस्म का न्यूक्लियर अमेरिका नहीं यूज़ करेगा। अगर कोई यूज़ करेगा, तो वो होगा इज़राइल। क्योंकि असली मुसीबत जो है वो इज़राइल की है। लेकिन पहले मैं मनीष भाई इससे कि आपकी बात को मेरी समझ में कब आएगी, जो मैं कह रहा हूँ आपको बात समझ में तब आएगी जब मैं आपको दिखाऊँगा जो जो दिखाने जा रहा हूँ। ज़रा देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ कुछ। अ, कुछ नहीं हुआ साहू जी, कुछ नहीं हुआ। वो सऊदी अरब ने कहा ठेंगा, ठेंगा ले लो। ये लो, मतलब उनको जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है पड़े रहो। मेरे दोस्त मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रंप ने किया क्या है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ये रही वो देखिए। अ, कैसे दिखाऊँ मैं आपको? जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूँ ये देखिए।
ट्रंप के लफ्ज देखिए और सर धुनिए कि दुनिया किस पागल से डील कर रही है। वेट अ सेकेंड, मैं आपको ये रहा, ये देखो जरा। मैं वीडियो आपको जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो सुनाई नहीं देगा हवाई जहाज के शोर में। लेकिन आप आया कि नहीं आपको यार, कहाँ गया? जी आ गया। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जरा न्यूज देखिए क्या आ रही है कि आफ्टर स्टार्टिंग अ वॉर disrupting global oil, Trump is now saying he should not do it. मैं लड़ाई वड़ाई क्यों कर रहा हूं? एंड अदर कंट्रीज शुड फाइट फॉर द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। बाकी दुनिया के जो देश हैं वो जाके लड़े हार्मोज के लिए, मुझे क्या करना है? वो कहता है मे बी वी शुडंट डू बी देयर, मे बी वी शुड नॉट बी देयर एट ऑल। हमको तो वहां होना ही नहीं चाहिए। हम क्यों खड़े हैं ईरान में? हमको भाग जाना चाहिए ईरान से। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑयल, हमारे पास बहुत तेल पड़ा है, हमें क्या जरूरत है कुछ करने की? इमेजिन, मतलब दुनिया की ऐसी की तैसी करने के बाद में ये भाई साहब आपको ये कह रहे हैं कि यू नो हमको तो वहां होना ही नहीं चाहिए, हमको तो वहां होना ही नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं ईरान में? मैं यहाँ क्यों हूं? मैं कहाँ हूं? वो वाली हालत कर रहा है आदमी। लुक एट दिस मैडनेस। एंड वो इस बीच में कर क्या चुका है? एक पूरी कंट्री को बर्बाद कर चुका है, 200 बच्चे मार चुका है, एक फौज को तबाह कर चुका है, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह कर चुका है। और अब ये क्या कह रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ ईरान में? मेरे पास तो बहुत तेल पड़ा है, मैं वहां क्यों हूं? जिनको लड़ना है वो लोग लड़े वहां जाके, मैं तो जा रहा हूं। दिस इज व्हाट ही इज। सो मित्रों, ये स्थिति इस समय आ चुकी है। मैं इससे पहले कि आपको और दूसरी बात और मनीष भाई, आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसको कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसके रिपोर्शन अमेरिका पर बहुत आएंगे न्यूक यूज करने के। फिर वो किसी एक उसकी मोरल अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी, सब पे वो एक जर्फ आता है, वो नहीं करेगा इस बात को। मनीष भाई एक और बात समझिए, जो असली जरूरत है ईरान का बेड़ा गर्क करने की, वो इसराइल की है। अमेरिका को यहां तक घसीट के लाने वाला जो है वो अपना भैया चचा नेतन्याहू है ना? वो ले आए, उन्होंने अपना काम करवा लिया उससे। अब मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है मनीष भाई कि नेतन्याहू यहां से हार कर नहीं जा सकता। अगर वो हार कर जाता है तो उसकी पब्लिक उसको मारेगी। रिमेंबर वन थिंग मोर, आज मैं आपको एक बात और बताता हूं। ये वो बात है जो अभी मास मीडिया में आपके डिस्कस नहीं हो रही है, आज की थोड़ी देर पहले की खबर है। अमेरिका ने अपनी जो सैटेलाइट्स हैं, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, उसकी इमेजरी को बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। क्योंकि कुछ जो कंपनियां हैं जिनकी इमेजेस मेरे पास हैं, उनकी ट्रांसमिशन पर उसने रोक लगा दी है। उसने ये भी कहा है कि जो लोग इन इमेजेस को दिखाएंगे, इमेजेस, वो कह रहा है जो लोग उनको दिखाएंगे उन पर हम केसेस करेंगे, इन कंपनियों को के ऊपर केसेस करेंगे, इनको और ट्रीचरी के लिए डील करेंगे, उनको जो है ना ट्रीजन के लिए डील करेंगे, सॉरी ट्रेस्टी कर रहा हूँ, ट्रीजन के लिए डील करेंगे, ट्रीजन के केसेस करेंगे उनके ऊपर। बेसिकली ही डज नॉट वांट एनीबडी to show the pictures as to what damage Iranian missiles have done to American interests. वो सारे के सारा जो 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 तबाही मचाई है इजराइल की मिसाइलों ने अमेरिकन बेसिस के ऊपर, वो उस तबाही को नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि कितनी एक्यूरेटली मार पड़ी है अमेरिका के इंटरेस्ट को। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज हाउ इट इज राइट नाउ। तो इस सारे के सारे किस्से में दोस्तों, अमेरिका जो है वो कमजोर पड़ा है, एज ए सुपर पावर एक्सपोज हुआ है। देखिए दोनों का मिलिटरीली कोई मुकाबला नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका का कोई मुकाबला बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। मगर अगर आप ये देखिए कि जो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक मिलिट्री की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ओवरऑल, उसमें ईरान ने डेफिनेटली इनको बीट कर दिया है। देखिए मिलिट्री ताकत होना एक बात है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी होना बिल्कुल दूसरी बात है। और सिर्फ ताकत जो है वो मिलिट्री को सब्स्टिट्यूट नहीं वो स्ट्रेटजी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है, यू नो, वो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एंड दैट इज व्हाट दिस वॉर हैज प्रूव्ड। तो आप ये देखिए कि उन्होंने पहले क्या किया। एस कुमार कह रहे हैं कि अमेरिका में क्या पॉलिटिकल टर्मोइल आने वाला है क्या? मिड टर्म इलेक्शन पर कोई फर्क? एस कुमार भाई, ये मिड टर्म इलेक्शन गया, ये मिड टर्म इलेक्शन गया ट्रंप के हाथ से। आई सी नो रीजन, सिंपली बिकॉज कि अब इलेक्शन के दिन कितने रह गए? नवंबर, 3 नवंबर को इलेक्शन है। आज आप कहाँ खड़े हैं? आज आप खड़े हैं मार्च में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
आपके बचे 6 से 7 महीने। यूँ कहने को तो कहते हैं कि 6 महीने इलेक्शन के लिए बहुत होते हैं, पर इन 6 महीने में अमेरिका ने जो अपने लिए कंडीशंस क्रिएट कर ली हैं, इनसे उसको निकल पाना मुश्किल है। यूरोप छोड़ चुका है, कनाडा छोड़ चुका है, दुनिया में कोई उसके साथ नहीं खड़ा है, कोई मिलिटरीली उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं? दुनिया में जिन लोगों की ट्रेड डील उससे हुई थी, सब पीछे हट गए। जिन लोगों से ने उससे इन्वेस्टमेंट के वादे किए थे, सब पीछे हट गए। सो मच सो कि रिलायंस वाली डील का आप ये देखिए कितना बड़ा झूठ उसने फैलाया है। मैंने आपको पहले दिन जिस दिन डील होने की बात हुई थी, मैंने उसी दिन आपको ये बता दिया था कि ये झूठ बोल रहा है ट्रम्प। 300 बिलियन रिलायंस के 300 बिलियन लगेंगे यहाँ पे। अटर नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस। एक नंबर का झूठा आदमी है। कोई 300 बिलियन नहीं लग रहा। 300 बिलियन वो अमाउंट है जिसका प्रोडक्शन वहां से होगा अगले 20 सालों में। वो उसको इन्वेस्टमेंट बता रहा है। मतलब झूठ बोलने में इससे बढ़िया आदमी दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। ही सिंपली। दोस्तों मेरा थोड़ा सा अभी गला खराब है, लेकिन आप उम्मीद रखिए कल शाम तक मैं ठीक हो जाऊंगा। कल दिन में मेरी दवाई आ रही है कुछ जो मैंने मंगवाई है, तो आई होप कि कल शाम से मेरी आवाज़ और जो सिलसिले हैं वो ठीक हो जाएंगे। सो फाइनली मुझे दवाई लेनी पड़ रही है। मैंने बड़ा इंतजार किया, दो दो हफ्ते 3 हफ्ते, बट नहीं हो रहा ठीक। तो ओके, सो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये आप देखिए, ये जो ट्रम्प भैया हैं, ये यहाँ पर फँस गए हैं। तो जो आपका सवाल का जवाब है, सॉरी मनीष भाई लंबा हो गया, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। इस आदमी के पागलपन ने दुनिया को कहीं का नहीं छोड़ा है, बल्कि ये कहना भी गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि सारा का सारा प्रोसेस जो है, वो एक्सपेडाइट हो गया है। दुनिया को जो बदलना था वो देखिए ना, अब आप ज़रा सोचिए कि ईरान ने अब दुनिया को ये कहा है कि भाई आपको हमारे यहाँ से निकालना है अपना जहाज, ठीक है, युआन में खरीदो। कितना चीनी करेंसी में खरीदो, चीनी करेंसी करेंसी में खरीदोगे तो निकालने दूंगा। तो ये अ, ये क्या है? सर जी पाकिस्तान में 5000 सोल्जर्स वाटर। हाँ, मनीष ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दरअसल हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में इसमें बात नहीं हो रही है, लेकिन ये बात सही है कि इनके यहाँ पर वाटर वॉर के लिए कुछ इस तरह का हो रहा है जुगाड़, और उसका रीज़न है। और इस शो में आई डोंट नो मनीष भाई, आपका शायद हमारे से इंटरेक्शन नहीं हुआ इससे पहले, लेकिन इस शो में मैं बहुत बार पहले लोगों को बता चुका हूँ कि अप्रैल के बाद में कभी भी आप पाकिस्तान से उम्मीद करिए कि कोई ना कोई आपके साथ में दिक्कत आएगी, इस तरह की कोई ना कोई लड़ाई आएगी, क्योंकि अप्रैल के महीने में खरीफ की बुआई होती है और उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी जब आपके यहाँ से नहीं जाएगा, और लगभग लगभग हमारे यहाँ जो जो इंतज़ाम किए गए हैं, वो लगभग इनका पानी जो है, वो 1 से 1 महीने तक के लिए रोका जा सकता है। अगर फसल के टाइम पर आपका 1 महीने पानी लेट हो गया, इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद। एंड दैट्स हाउ इट इज़। तो ये वो वक़्त होगा जब ये पाकिस्तानी जो है वो हल्ला मचाएँगे। मैं तो हैरान हूँ कि अब तक चिल्ला क्यों नहीं रहे हैं, बिकॉज़ हम ऑलरेडी मिडल ऑफ मार्च में खड़े हुए हैं। तो अब तक दरअसल तो इनकी आवाज़ें निकलनी शुरू हो जानी चाहिए थी, बट अपैरेंटली ये कोई न कोई शरारत कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपको मैंने ये भी बताया था इसी शो में कि चाइना ने इनको पहले ही इस बात के लिए वार्न कर रखा है कि ये जो आप बार-बार ये कहते हो कि हम मिसाइल मार देंगे, तो ज़रा सोच समझ के करना, ये ऐसे होता नहीं है और इसका नुकसान आपको ज़्यादा होगा। ये वार्निंग चाइना इनको ऑलरेडी दे चुका है कि ये जो आप कहते हो हम तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो इस तरह से मिसाइल मारना जो डैम पे होता है, उसके और भी बड़े असर होते हैं। तो ज़रा ये भी सोच लेना कि फिर तुम्हारा क्या बनेगा। यू नो एक जब फ्लडेड वाटर सारा एक साथ आएगा, तो आपके यहाँ क्या तोड़ेगा और क्या उड़ाएगा, ये भी सोचो ज़रा। बट आपको पता ही है पाकी दिमाग कैसा होता है, वो पक 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 करता रहता है बिना बात में, चल रहा है ऐसे ही। तो ये किस्सा है। तो इसलिए ये जो जानकारी आपकी है, मैं इसको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। मुझे भी इसका पता है, करीब महीने भर से मैं बात बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है। इस तरह की ट्रेनिंग चल रही है पाकिस्तान में, ये बात सही है। और ये कुछ ना कुछ करेंगे। जुनैद भाई कहाँ हैं? जुनैद भाई जहाँ थे वहीं हैं। मैं उनको जानबूझकर नहीं बुला रहा हूँ, वो जोश खिताबत में जो है, वो कई बार जोश-जोश में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो उनके लिए मुश्किल हो जाती है, इसीलिए मैं उनको बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ अभी। वो बहुत प्यारे छोटे भाई की तरह से हैं मेरे, तो मैं खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं उनको होल्ड कर रहा हूँ। क्योंकि वो जब बोलना शुरू करते हैं तो वो फिर उनको याद नहीं रहता कि वो कहाँ बैठे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि उनको थोड़ा सा रोका जाए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। वाई चाइना एंड रशिया इज साइलेंट ऑन द मिडल ईस्ट वॉर? वाई शुड दे इंडल्ज इन इट सर? वाई शुड दे इंडल्ज इन इट?
एस कुमार, टेल मी, उनको क्या ज़रूरत है? एक आदमी जो उनका एडवर्सरी है, दैट इज़ अमेरिका, वो अपने आप को मुश्किल में डाल रहा है, अपने आप को ह्यूमिलिएट कर रहा है, अपनी बेइज़्ज़ती करवा रहा है, अपनी ऐसी की तैसी करवा रहा है। भाई, इतने खूबसूरत दुश्मन को कौन तंग करेगा? कौन परेशान करेगा? कौन बीच में इंटरेक्शन करेगा? ना, ना, जो कर रहे हो करते रहो, अपनी ऐसी-तैसी कराते रहो, सिंपल। ये है गेम। सो ट्रंप ने तो अमेरिकन्स की ही वाट लगा दी। अच्छा, ट्रंप चंदन कह रहे हैं अमेरिकन्स को खुद नहीं पता कि वो वॉर क्यों लड़ रहे हैं और मिडिल ईस्ट में। बिल्कुल ठीक बात है। जुनैद भाई अच्छे से रहें, बिल्कुल ठीक बात है मनीष भाई, बिल्कुल। यही यही सबके लिए अच्छा है और इसीलिए मैं उनको बॉदर नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। इनफैक्ट तरीका जो होता है व्हाट्सएप कॉल का होता है, मिडिल ईस्ट में जो ये व्हाट्सएप कॉल्स हैं वो अलाउ नहीं होती हैं। तो उनको फिर वीपीएन वगैरह से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है मुझे। और फिर आज की तारीख में यू नेवर नो कि आपके फ़ोन को कौन ऑब्ज़र्व कर रहा है। वहाँ भी इस समय इंटेलिजेंस जो है तेज़ हो रही है, तो वो ठीक नहीं है, तो मित्रों ये सारा सीन है। चलिए मैं आपको अपनी बात की तरफ ले चलता हूँ। हमने बहुत सारी गप मार ली। इसमें चलिए एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ कि दुनिया में चल क्या रहा है, आपको वो भी पता लगना चाहिए ना। मैं आपको इससे पहले कि आज की स्क्रिप्ट के ऊपर लेकर चलूँ, जो हमने बात करनी है, मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ। ज़रा देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन है, ये देखिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है। इसको गोली मारी है, ये तो ट्रंपवा भैया है। खबरें और भी ज़बरदस्त हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। आप हैरान होंगे कि चल क्या रहा है दुनिया में, ये देखिएगा। ये हम यहाँ स्टेट ऑफ हार्मोस की बात हो रही है। ट्रंप इज होपिंग अदर कंट्रीज विल हेल्प अमेरिका ओपन द स्टेट ऑफ हार्मोस, बट इंडिया हैज बीन ऑन द फोन विद ईरान. India has been on phone with Iran and brokered safe passage for two of its tankers, according to the reports. America and Israel seem lonely at this moment. ये ब्लूमबर्ग की एंकर कह रही हैं और अब मैं आपको दिखाता हूं जरा इस चीज को कि वो क्या कह रही हैं। आप खुद सुनिए और ये लीजिए। Good on the loneliness of Israel and the U.S. at this moment. And I know you've been reading through NBC's write-up of its interview with President Trump over the course of this morning, as we all have. And in there is this element of hope on the president's part that other nations and allies are going to come to the Strait of Hormuz and help the U.S. in clearing that strait, reopening it to traffic. I wonder how you think about the U.S. and Israel's role vis-a-vis those allies at this point in time. This is a military campaign that they've prosecuted here largely alone. And this news of the president's hope that that happens comes on the heels of what Bloomberg's reported that India has been on the phone with Tehran and was able to broker some safe passage for two of its tankers carrying liquefied natural gas. How do you see the U.S. and Israel at this moment in that broader global context? Good on the loneliness of Israel and the U.S. at this moment. And I know you've been reading through NBC's write-up of its interview with President. So, आपने सुना कि ये सब के सब इस बात को लेकर, तो 1 सेकंड। जैसा कि मैंने बताया कि वो सब इस बात को लेकर हल्ला कर रहे हैं कि देखो जी, जो अमेरिका और इज़राइल है, इनको दुनिया ने अकेला छोड़ दिया है इस समय पर, इस मौके पर, इस लड़ाई में। ज़ाहिर है, आप मुझे बताइए कि इस समय पर एक ऐसी हरकत जिससे तमाम दुनिया का ट्रेड एक तरफ का भट्टा बैठ गया है। आज सवेरे जब ऑयल खुला था 106 पर चला गया था एंड फाइनली जो बंद हुआ है 103 पर हुआ है, 102 103 पर बंद हुआ है। आप जरा देखिए कि अल्टीमेटली दुनिया ने कौन सा कसूर कर दिया है कि वो प्राइस जो कि 65 पे घूम रहा था, उसके लिए दुनिया 102 पे कर रही है, यू नो। बिल्कुल। जुनैद भाई को नॉर्थ कोरिया चले जाना चाहिए। तो आई एम सॉरी। तो ये सीन है मित्रों। तो और इसी को अगर मैं आपको और आगे दिखाऊं इस चीज को, तो इसमें और भी बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए है मेरे पास। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कीथ स्टार्मर साहब जो हैं हमारे, कीथ स्टार्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, क्या नाम है, इंग्लैंड के, वो आपसे कह रहे हैं कि कैसे कह रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, मतलब ट्रंप के साथ में। जरा देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट वन सेकंड, ये रहा। मैंने समझा मैंने कर दिया आपको, ये रहा। अब आपको नज़र आएगा। ये देखिए, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अब आप देखिए, ये देखिए I want to take a moment to set out how we're responding to this crisis and standing up for the British people.
our priority is always the national interest. And so we have been clear and consistent in our objectives throughout this conflict. First, we will protect our people in the region. Second, while taking the necessary action to defend ourselves and our allies, we will not be drawn into the wider war. And third, we will keep working towards a swift resolution that brings security and stability back to the region and stops the Iranian threat to its neighbours. I want to see an end to this war as quickly as possible, because the longer it goes on, the more dangerous the situation becomes, and the worse it is for the cost of living back here at home. Now, in recent days, I've visited community centres in England and Northern Ireland, and I know people are really worried about what this means for them. And look, I grew up working class in the 1970s. I remember how it feels when you're struggling to make ends meet. It's a knot in your stomach every time the bills come through the door. And that's at the forefront of my mind in meeting this crisis. I want to take... जी, सो ये रहे कीथ स्टार्मर। मैं आपको इससे पहले कि आगे बात करूं, ये आपको जरा देखिए कि यूएस सेनेटर जो है वो क्या बता रहा है आपको नेतन्याहू के बारे में, कि 40 साल से नेतन्याहू इंतजार कर रहे थे कि अमेरिका में कोई ऐसा बेवकूफ प्रधान राष्ट्रपति आए जो उनकी मदद करे ये सब करने में जो चल रहा है। जरा सुने। Absolutely not. This is a war that's making America and our allies less safe. We see constantly shifting rationales, no end game. We've taken the lid off Pandora's box without having any idea where this will land. In the meantime, we've lost 7 American soldiers, others 10 scores wounded, Iranian civilians killed, including scores and scores of Iranian schoolgirls. And we have a president who has no idea where this is going, or a secretary of defense who knows what he's doing. So that's an incredible indictment, what you just said. I don't think I've heard the clarity of that kind of indictment as clearly as you just provided. Is that message being heard by this administration? Is Donald Trump hearing the criticism, both from people like yourself in the Senate, but even some in his own party? I hope it's punching through to the president, because we all remember when Donald Trump pledged during the campaign to keep America out of foreign wars, especially more wars in the Middle East. And we all know what happened in Iraq. The United States got sucked in. We were there for a long time, and it did not, in my view, serve American interests. And yet Donald Trump has plunged us into the exact same situation. Now, I did hear Israeli Prime Minister Netanyahu a little while ago saying he's been waiting 40 years, these are his words, 40 years for this to happen. सुन रहे 40 साल से वो नेतन्याहू कह रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा था कि ये दिन आएगा जो अब आया हुआ है। सो 40 साल से वो इंतजार कर रहे थे इस बात का कि कब अमेरिका में कोई पागल आए जिसको हम सीधा करके अपना काम करवाएं। He just happened to find an American president after 40 years that was stupid enough and reckless enough to do it. Well, as you said, there have been... Absolutely. So, मित्रों, ये देखिए, फिर मैं आपको इससे पहले कि आगे बढ़ूं, ये भी देख लीजिए प्रोफेसर जॉन मेर्सहाइमर इस बारे में क्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ये लड़ाई नहीं जीत रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं, और हम एक मैसेज छोड़ रहे हैं कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। जरा सुनिएगा, मैं आपको बड़ा हैरानी भरा मैसेज है आपके लिए, जरा देखें। We're not winning against Iran. We're not winning. What message are we sending? We're sending a message that we're a bunch of fools. we started a war we can't win. Yeah. The FT had a big editorial today. This is the Financial Times, which is very sympathetic to the United States and the various cockamamie schemes that we come up with. The Financial Times usually supports us. They're saying we had no objective, no clear objective. We didn't have the required military forces to achieve any of the objectives that we were floating, and we had no plan. That's what they say. And of course, they're correct. Yes. So the
question you want to ask yourself is, what does this tell the Chinese and what does it tell the Russians? It tells them that we are incompetent. And Yeah. of course, the Russians have had enough dealings with Steve Witkoff and Jared Kushner to fully understand just how incompetent we Yeah, are. and we should make it very clear that the Americans have granted Russia sanctions relief in order to allow more oil into global markets. Now, that presumably represents a windfall for Vladimir Putin in his campaign against Ukraine. The Europeans must be flabbergasted, John. They're flabbergasted and outraged. And on top of that, we're burning through Patriot missiles, the PAC-3 Patriot missiles, which the And that's and that's too. And the Patriots are what the Ukrainians are begging, that the Ukrainians are begging for. And we're So this is how it is. ये किस्सा है मित्रों जो चल रहा है। तो मैं आपको मतलब देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट इट। हम आपको किसी एक चीज का क्या समझाऊं, ये ये क्या है, कोई दोस्त हमारे गए हैं, चंदन सर अब तो अमेरिका सच में अकेला रह गया है, पूछ भी नहीं रहा ट्रंप को कोई। सर यूक्रेन का क्या बनेगा इस सब में? यूक्रेन का हालत ये बनेगी दोस्त कि इस समय पर यूक्रेन को वाकई को नहीं पूछ रहा है, यूक्रेन को कोई नहीं पूछ रहा है। यूक्रेन खुद बीच में कूद रहा है कि लो जी मैं आता हूं मदद करने के लिए। इजराइल कह रहा है चल आजा आजा। वो वो क्यों नहीं आ रहा है? वो एग्जैक्टली इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोई बिना स्वार्थ के तो आता नहीं है। वो ये चाह रहा है कि हमारी अमेरिका मदद करने का वादा करे। अमेरिका कुछ बोल ही नहीं रहा है। अमेरिका यूक्रेन के लिए कुछ नहीं बोल रहा। नतीजा क्या है कि जेलेंस्की एक तरफ चुपचाप बैठा हुआ है, वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है यूरोपियंस को भी कि भाई लाओ, तुमने कहा था 90 बिलियन दोगे, माल निकालो। अब यूरोपियन बेचारे फंसे पड़े हैं कि भैया यहाँ तेल बंद हो गया, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, तेरे को 90 बिलियन कहां से दे दें? क्योंकि 90 बिलियन उनको बाजार से उगाही करके देने थे, बाजार से कर्जा लेके देना था, और उस कर्जे पर उनको अपने टैक्स पेयर से पैसे लेकर इंटरेस्ट देना है, और इस उम्मीद में देना है एक दिन यूक्रेन जीतेगा, फिर वो रशिया से रिपेट्रिएशन लेगा, वो रशिया से उसके पैसे आएंगे, उन पैसों से फिर वो यूरोप को पे करेगा, फिर उससे भरपाई होगी। मतलब शेख चिल्ली के सपने जिनका कोई अंत ही नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है दूर दूर तक, ये वो सिलसिला चल रहा है। तो मित्रों इसलिए यूक्रेन का तो किस्सा ही नहीं है कोई बीच में। यूक्रेन इज जस्ट जंपिंग जैक, जो बीच में एक ऐसी जगह पर कूद रहा है जहां उसकी कोई जरूरत है ही नहीं, वो इस चक्कर में है। अच्छा मुझे बताओ ना, अगर इजराइल और यूक्रेन में अमेरिका को कभी चूज करना पड़े तो आप ही क्या, कोई बच्चा भी अंदाजा लगा सकता है कि अमेरिका किसको चूज करेगा, इजराइल और यूक्रेन में। और दूसरी बात ये कि अगर उसको यूक्रेन की इतनी ही चिंता होती तो क्या इस समय रशिया को वो रिलीफ दिए जाते ऑयल को लेकर जो ट्रंप ने दिए हैं? तो मित्रों जो मैं आपको दोपहर को भी अंदाजा लगा रहा, जो दोपहर को मैं आपसे बात करते हुए कह रहा था, ये बात तो कोई जानता ही नहीं है ना कि ट्रंप की असली पॉलिसी क्या है। दरअसल वो किसकी हेल्प करना चाह रहा है, इस पॉलिसी के चलते वो किसकी हेल्प करना चाह रहा है, ये कोई नहीं बता सकता। जो उसकी पॉलिसीज का फायदा मिल रहा है, निश्चित रूप से वो फायदा व्लादिमीर पुतिन को मिल रहा है और रशिया को मिल रहा है। फ्रैंकली आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट, मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैं तो खुश हूं। मगर हाँ, इस सबका जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है यूरोपियंस को। काया कलास ने बल्कि आज ये बात कही है कि वो लोग बड़े परेशान हैं इस बात से कि रशिया को जो है वो छूट दी जा रही है। उनका कहना है कि इट्स सेटिंग अप अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। काया कलास ने बात कही है। तो काया कलास को क्या रॉन्ग प्रेसिडेंट लगता है, नहीं लगता है, उनका कहने का मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई तो की जाए। जरा सुनिए, इंटरेस्टिंग है। काया कलास का कहना है कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई से हमको कोई बुराई नजर नहीं आती, वहां तो लड़ना चाहिए, लेकिन विदाउट इग्नोरिंग यूक्रेन। अब भैया ये कौन बेल्ला बैठा है जो ईरान से भी लड़ता रहे, यूक्रेन से भी लड़ता रहे, ग्लोबल इकोनॉमी भी संभाल ले, दुनिया का ट्रैफिक भी नेविगेशन में संभाल ले, और पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज भी खुला रखे और अपना घर भी संभाल ले, सामने खड़ा हो मिड टर्म इलेक्शन, क्या खाक करेगा बंदा? सो ये बिल्कुल सही बात है, फेल्फ्लैक्स ऐसा ही है। तो ये किस्सा है मित्रों। सो मुझे सीरियसली लगता है कि इसका कोई बचाव का रास्ता बनता नहीं है यहां से। इतना एग्जैक्टली एक ऐसे टाइम पर फ्लैक्स, जबकि आप ये देखिए दरअसल पैसे की एक्चुअली कमी है।
वो बेचारा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है सारे में ट्रंप की, कोई अंदर आओ हमारे, उसको झूठ बोलना पड़ रहा है अंबानी की डील को लेकर कि 300 बिलियन आ रहे हैं, 300 बिलियन आ रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल पगला गया गुरु, बिल्कुल पगला गया है। तो अच्छा चलिए, अब मैं आपको लिए चलता हूँ मित्रों, बड़ी ही एक अपनी आज की जो ओरिजिनल बात थी उस पर लिए चलता हूँ। तो दोस्तों है क्या? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर छिड़ी हुई है जंग। ईरान, अमेरिका, इजराइल मिसाइलें चला रहे हैं और तेल $100 के ऊपर भाग रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे सीधे चाइना को ऑन एयर अल्टीमेटम दे रहे हैं। जरा सुनिए, चाइना को उन्होंने, याद रखिए, 31 तारीख से, इस महीने की मार्च की 31 तारीख से ट्रंप की विजिट ड्यू है चाइना के लिए, राइट? तो अब वो चाइना को क्या कह रहे हैं, या तो हमारी मदद करो, यानी कि हमारे साथ आओ और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोलो, और या नहीं तो भाई मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आने वाला, बाद में आऊंगा, अभी नहीं आता फिर मैं, 31 को जो आना है वो समझो कि पोस्टपोन हो जाएगा। मजे की बात क्या है, आज हम बात करेंगे दोस्तों ट्रंप का ये जो चाइना का अल्टीमेटम है ये है क्या, एक। दूसरा, जो हार्मोज में नेवल शोडाउन जो चल रहा है ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसमें भला इंडिया कहां फंस रहा है, और सबसे जरूरी बात कि जो चाबहार का पोर्ट है उसका सच क्या है, मैं आपको वो भी बताना चाह रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चाबहार का जो सच है। हमारे यहाँ जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने बड़ा हल्ला मचा रखा है इस बात को लेकर, तो इंडिया को देखो निकाल बाहर, क्या पाकिस्तानी बोल रहे हैं, चाबहार से निकाल दिया, चाबहार से निकाल दिया। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ चाबहार का करंट स्टेटस क्या है। और स्पेशली जो ये लोग मानते हैं कि इंडिया ने छोड़ दिया है, जमीन पर जो तस्वीर है वो कुछ और ही है, बताता हूं आपको मैं। तो मित्रों सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्विकली अपना जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर कर लेते हैं, और वो ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्या है। ये दुनिया का लगभग 1/5 से ज्यादा का जो ऑयल ट्रेड है वो, और काफी सारी LNG रोज यहां से गुजरती है। यहां पर अगर कोई एक मिसाइल उड़ती है मेरे भाई, तो आपकी जेब में पेट्रोल और डीजल, सिलेंडर, खाद, इन सब पर आग लगने का खतरा रहता है। ईरान वॉर के दौरान क्या हुआ था, अभी जो ईरान वॉर हुआ है, जो चल रहा है, बल्कि ईरान ने इजराइल और अमेरिकन बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन से बराज गिराए, ठीक, बिल्कुल ड्रोन के बराज गिराए। जवाब में जो अमेरिकी और जो इजराइल है, अमेरिकन ने और इजराइल ने ईरान के भीतर बहुत सारी साइट्स पर स्ट्राइक्स की हैं। इनफैक्ट आज का मैं डेटा पढ़ रहा था, इजराइल ने कहा है कि हमने लगभग 3000 साइट्स पर हमले किए हैं। 3000 साइट्स, 3000 मिसाइल नहीं, 3000 साइट्स ईरान में जहां हमले किए हैं, और उनका कहना है कि अभी कई हजार पड़ी हुई हैं जिन पे करनी है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मजे की बात क्या है, किसी भी एक जगह पर जब आप स्ट्राइक करते हैं तो जो मिनिमम आपकी एक मिसाइल लग रही होती है वो 5 से 6 मिलियन की होती है, जो कि रफली वो 10 मिलियन तक जा सकती है। अगर आप 3000 पे मार चुके हैं तो जरा सोचिए कितनी लग चुकी है, और ये कितना स्टॉक पाइल खत्म हो चुका है और कितना बचा होगा, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। फिर आप ये देखिए कि जवाब में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर कई साइट्स पर स्ट्राइक्स की हैं। हाँ, खार्ग आइलैंड जैसी जगहों पर भी बमबारी की है, ये जो कि ईरान का जो तेल का जो एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हब है वो। इसके बाद से जो हार्मोज है वो प्रैक्टिकली अपने आप में एक पूरे का पूरा वॉर जोन बन गया है। हार्मोज का जो इलाका है वो पूरा वॉर जोन बना हुआ है, वहां शिप्स पर हमले हो रहे हैं, इंश्योरेंस के रिस्क लग चुके हैं, नेवल डिप्लॉयमेंट्स बंद वहां पे हो चुकी हैं, और ये सब कुछ चल रहा है। इसके ऊपर तेल पर जो है वो सीधा असर हो रहा है। क्या है, ब्रेंट जो क्रूड है वो इस समय $100 के ऊपर जा रहा है, और शुरू से ही 10 से 15% का जंप उसमें नजर आ रहा है इस समय, 10 से 12% का बल्कि। जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, सब जगह पर 5 to 6% अपने हाई से नीचे जा चुके हैं। जो उनका हाईएस्ट पॉइंट था वहां से 5-6% ऊपर जा चुके हैं। रिस्क ऑफ मोड पर सारा कुछ चल रहा है। यानी जो भारतीय व्यूअर है उसके लिए इसका मतलब क्या बनता है, भारतीय व्यूअर के लिए दोस्तों, कि अगर ये हालात अगले 2 से 3 हफ्ते ऐसे ही चलते हैं तो आप ये मान लीजिए कि पेट्रोल, डीजल, LPG, खाद, बिजली, इन सब में प्रेशर आएगा, और सरकार पर भी आप ये देखिए पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। हम बाद में भी इंडिया वाले हिस्से में जब आएंगे तो इसकी डिटेल में जाएंगे, लेकिन मित्रों ये ध्यान रखिएगा, अवेलेबिलिटी होना और प्राइस का कंट्रोल होना ये दो अलग अलग बातें हैं। यानी भारत सरकार जो कोशिश कर रही है वो ये
कि आपकी सप्लाई चेन में बुराई ना आए, कोई गड़बड़ ना आए, ज्यादा से ज्यादा जो सप्लाई हमारी आनी है वो आती रहे, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि आपके रेट सेम रहेंगे। रेट में आपने एलपीजी को लेकर देखा, ऑलरेडी चेंज आ चुका है। ये इसलिए है क्योंकि रास्ते में जो अब आने वाली जो तमाम गैस है, इस पर आपको ज्यादा इंश्योरेंस देनी पड़ रही है, ज्यादा फ्रेट देना पड़ रहा है, हर चीज के चार्जेस बढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली वो फिर बर्डन कुछ सरकार ले रही है, तो कुछ कस्टमर को आगे बढ़ा रही है। तो अवेलेबिलिटी के मायने सेम प्राइस होना या प्राइस ना बढ़ना ये कतई नहीं है। अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा। ओके, आगे चलिए। तो अब हम आते हैं दोस्तों, आज की जो हमारी मेन स्टोरी है, कोर स्टोरी है, वो क्या है? ट्रंप का चीन और नेटो को खुला अल्टीमेटम। पहले इस पर बात करते हैं। तो पिछले 24 से 48 घंटे में आप देखिए ट्रंप ने क्या किया है। पब्लिकली उन्होंने कहा है करीब 7 देशों को, G7 के देशों को, कि भैया ऐसा है, हमारे साथ आओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वहां पे नेवल कोलिजन बनाओ और हमारे साथ खड़े हो जाओ। हमारे साथ खड़े होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रहना इंश्योर करवाओ। नाम लेकर उन्होंने चाइना को, नेटो अलाइज को, जापान, साउथ कोरिया, यूके यानी कि ब्रिटेन, जिनका मैंने आपको अभी सुना दिया, उनका रिस्पॉन्स आ गया है। उसके अलावा उन्होंने फ्रांस तक का जिक्र किया है। मैसेज बड़ा साफ है। मैसेज ये है कि भाई ये तेल जो यहां से गुजर रहा सारा, ये अमेरिका का नहीं है, ये तुम्हारा भी है। तो तुम भी जहाज भेजो, मैं तुम्हारे क्यों भेजूं? खाली अमेरिका इसका बोझ क्यों ले? अब बदले में जो सवाल पूछा जाता है वो ये है ना कि भैया अमेरिका यहाँ कर क्या रहा है? अमेरिका को बुलाया किसने? तुम यहाँ आए क्यों? रास्ता बंद क्यों? लड़ाई हो क्यों? ये सारे सवाल है ना, इनका जवाब अमेरिका नहीं देता है। वो खाली ये कह रहा है कि भाई मैं तो यहाँ आ गया, मैंने जो करना था कर लिया, रास्ता बंद हो गया, अब खुलवाओ। क्यों? मुश्किल तुमको है। ये बात क्या हो रही है? ये बात कुछ वैसी है दोस्तों कि मैं और आप कहीं गाड़ी लेके, कार लेके सड़क पे जा रहे हो, हमारी सड़क जो है, सड़क के बीचों बीच हमारी गाड़ी खराब हो जाए, तो भाई साहब ऐसे में हम ये कहें कि सुनो भैया, गाड़ी तो हमारी होगी खराब, परेशानी तुम लोगों को है, तो चलो धक्का लगाओ और मेरी गाड़ी साइड में करो, वरना मैं तो यूं खड़ा हूं। ये कर रहा है अमेरिका आपके साथ में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हो रहा है वो ठीक ऐसा ही है कि मेरी गाड़ी है, हाईवे पे खराब हो गई है, सारा रास्ता बंद हो गया है, मुश्किल तुमको हो रही है, ठीक है, अगर मुश्किल हो रही है तो मेरी गाड़ी को धक्का लगवा के साइड में लगवाओ, तुमको गरज हो, और नहीं तो भाई मैं तो, मेरी तो गाड़ी खराब है। ये कर रहा है अमेरिका आपके साथ। यही हालत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। आगे चलिए। तो देखिए वो कह रहा है कि ये हमारा ही नहीं है, ये तुम्हारा भी तेल है, तो तुम भी जहाज भेजो, अकेला मैं क्यों भुगतूं? ये कहना है हमारे अमेरिका अंकल का। फाइनेंशियल टाइम्स को देख लीजिए, CNN को पढ़िए या देखिए, रॉयटर्स को देखिए, ये जो तमाम आउटलेट हैं उनके मुताबिक नेटो को उसने चेतावनी दी है। ट्रंप ने क्या चेतावनी दी है? अगर तुम सबने मेरी मदद नहीं की तो नेटो का जो फ्यूचर है वो बहुत बुरा होगा। तो भाई नेटो का वैसे ही कौन सा बड़ा अच्छा फ्यूचर चल रहा है आजकल जो और बुरा होगा? भाई इससे बुरा यही हो सकता है कि नेटो नहीं रहेगा, नेटो में से अमेरिका निकल जाएगा। और क्या बुरा होना है भाई? और क्या बुरा होना है अमेरिका इसका, नेटो का? यानी जो ट्रंप नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं दोस्तों, वो ये है क्या कि हम अकेले दुनिया की तेल की सिक्योरिटी नहीं संभालने वाले, हमने कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। चाइना और बाकी देश जो है वो फ्री राइड नहीं ले सकते। ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ खोलें और तुम्हारा तेल आता जाता रहे। सवाल ये है कि चाइना का तेल तो रुक ही नहीं रहा भैया। कोई बताओ मुझे, चाइना बीच में क्यों भेजेगा अपनी फौज? क्यों लड़ाई लड़ेगा? क्यों वो ईरान को रोकेगा? भाई मेरा तेल तो आ रहा, मैं क्यों तुमसे परेशान हूँ? बाढ़ में जाओ। मैनू की। तो इस पर वो क्या कह रहे हैं, इस पे मसाला भी लगाया है। ट्रंप का मसाला क्या है? वो है ट्रंप की आने वाली 31 तारीख से 2 तारीख तक 3 दिन की होने वाली चाइना विजिट। फरवरी में व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया था कि ट्रंप जो है वो 31 मार्च से 2 अप्रैल तक 3 दिन की चाइना की यात्रा पर जाएंगे, शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग जाएंगे। लेकिन अभी जो फ्रेश ताजा स्टेटमेंट आई है उसमें ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मे बी वी विल डिले द ट्रिप। कैंसिल करने की बात नहीं कर रहा है, कहता है कि वी विल डिले द ट्रिप, पोस्टपोन कर देंगे। वी विल सी व्हाट चाइना डज ऑन हॉर्मुज, यानी जो उसकी विजिट है उसको वो रिलेट कर रहा है चाइना के हार्मोज पर होने वाले एक्शन से। चाइना इसमें बड़ी गोली दे रहा है। वो क्या कहता है अभी बताता हूं आपको। वो अच्छा, इसमें उन्होंने पहली बार समिट को एक तरह से, यानी कि जो शी जिनपिंग और ट्रंप की जो समिट होने वाली है उसको भी उन्होंने कंडीशनल बना दिया है कि भाई हार्मोज में कुछ करो फिर देखते हैं कुछ आगे बात। तो आपको रेफरेंस में दे रहा हूं कि एनडीटीवी पे आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में यहां पर इस तरह की फ्रेमिंग दी जा रही है। फ्रेमिंग, मैं बार बार कर रहा हूं, फ्रेमिंग
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं, फ्रेमिंग दे रहे हैं कि ट्रम्प इज लिवरेजिंग द चाइना ट्रिप फॉर सपोर्ट ऑन हार्मोज, कि भाई मेरी मदद करो हार्मोज पर, मैं आता हूं। तो उससे क्या है कि ये जो जो ट्रिप है वो एक किस्म से शक के दायरे में आ रही है कि होगी या नहीं होगी। अब ट्रम्प जो है वो खाली नेवल जहाज नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी जो बीजिंग की यात्रा है उसको उन्होंने बार्गेनिंग चिप बना रखा है। मैसेज ये है कि चाइना अगर हार्मोज में मदद नहीं करेगा तो उनको फिर शी जिनपिंग से मिलने का मामला जो है वो उतना अर्जेंटली कोई जरूरत नहीं, तो हम डिले कर देंगे इसको। तो मतलब ये है कि ये जो तमाम विजिट है दोस्तों, ये भी अब एक तरह से मोस्ट फेवर्ड नेशन की तरह हो गई है। पहले मदद करो फिर हैंडशेक मिलेगा, हाथ मिलाऊंगा, पहले मेरी मदद करो। तो वो चाइना को क्या जरूरत है हाथ मिलाने की, भाई ये तू बैठा रहा है अपने घर। अब जो नेटो के जो अलाइज हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग ईरान वॉर हार्मोज में साथ नहीं देते हैं तो फ्यूचर में अमेरिका आपके लिए इतना उत्साह नहीं दिखाएगा। ये बात वो नेटो से कह रहे हैं। अमेरिका जो है वो नेटो अलाइज से अपने कह रहा है, नेटो के जो साथी उनसे कह रहा है कि अगर आप ईरान के लड़ाई में या हार्मोज में हमारे साथ नहीं देते तो फ्यूचर में भैया फिर हमसे उम्मीद ना करो। तो वैसे ही कौन सी उम्मीद है? अगर फ्रांस और ब्रिटेन मिलके न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की बात कर रहे हैं यूरोप को, तो मुझे भाई मेरे बात समझाओ कि उनको जरूरत क्या पड़ी है अमेरिका की? उन्होंने भैया तुमने घर बैठ, हमारी जान क्यों खा रहा है, क्यों हम तेरे को पैसे देंगे 5% बढ़ा के जीडीपी का, वो हम अपने पर खुद नहीं लगा लेंगे। इस पूरी कहानी का जो पहला टेक अवे है एक तरह का वो ये कि ट्रंप जो है वो एक ग्लोबल नेवल कोलिजन बनाना चाह रहे हैं और चाइना और नेटो दोनों पर पब्लिक प्रेशर डाल रहे हैं, पब्लिक प्रेशर डाल रहे हैं ताकि बाद में ये कहा जा सके देखो भैया मैंने सबको बताया था, जो नहीं आया है गलती उसकी है, मैं तो कहा था सब लोग आ जाओ तो ये रास्ता खुलवा ले। वो गेम उसका चल रहा है, बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जो चाइना का रिस्पॉन्स पर आया है वो क्या है और जो चाइना का कैलकुलस है वो क्या है, इसकी भी बात सुन लीजिए। बीजिंग ने अभी तक क्या कहा है, चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी ब्रीफिंग हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हार्मोज में जो हालत है उससे हम गंभीर रूप से सीरियसली वरीड हैं। सभी देशों से उन्होंने कहा चाइना बदमाश है, वो बिल्कुल न्यूट्रल भाषा इस्तेमाल कर रहा है, वो कह रहा है सभी पक्षों से रिस्ट्रेंट की हम उम्मीद करते हैं और डी एस्केलेशन की अपील करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि चाइना सभी पक्षों से संपर्क में है और कंस्ट्रक्टिव भूमिका अदा करना चाहता है, कंस्ट्रक्टिव भूमिका, लड़ाई नहीं। टिपिकली डिप्लोमेटिक भाषा है दोस्तों ये, इसमें कहीं भी ये चिन्ह आपको नहीं मिलेगा कि हाँ भैया हम जो अमेरिका कह रहा है उसी के कहने पर वॉरशिप भेजने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कहा चाइना ने। अब देखिए जो चाइनीज कमेंट्री है ग्लोबल टाइम्स वगैरह में जो आ रही है उसमें आप ये टोन देखेंगे कि अमेरिका जो है वो खुद इस क्षेत्र को डीस्टेबलाइज करना चाहता है और फिर दूसरों से मतलब पहले आप डीस्टेबलाइज करते हैं पूरे पूरे इलाके को और फिर आप औरों से कहते हैं आओ भैया हमारे साथ मदद करो, हमारी जान बचाओ, फंस गए। तो उनका कहना है चाइना का कि जो मिलिट्री एस्केलेशन है, मिलिट्री एस्केलेशन कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए। पॉलिटिकल सेटलमेंट करने के लिए आपको डिप्लोमेटिक एफर्ट करनी चाहिए, ये वॉरशिप भेजकर वहां लड़ाई करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। सवाल ये दोस्तों कि अगर यही सोल्यूशन निकालना था पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक, तो लड़ाई क्यों की? तो लड़ाई ये इसलिए करते हैं ताकि ये फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बात कर पाए, कहते हैं ना वो क्या कहते हो कि ये बार्गेन करना चाहते हैं लेकिन फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ताकि तमाम शर्तें इनकी अपनी हो। वो हो नहीं पाया, इसमें उल्टा इनके गले पड़ गया। यानी बीजिंग की स्ट्रेटेजी अभी तक क्या है? बीजिंग ये यानी कि चाइना पब्लिकली कह रहा है कि जी हाँ हम शांति चाहते हैं, रेस्ट्रेंट चाहिए और सब लोग एक साथ कूल डाउन करो, मामले को ठंडा करो। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि अमेरिका का जो स्टाइल है, जो कोलिजन बनाना चाह रहा है, उससे चाइना दूरी बना रहा है ताकि वो खुद को ईरान के, गल्फ देशों के और ग्लोबल साउथ के सामने न्यूट्रल पीस मेकर की तरह से प्रेजेंट कर सके। और ट्रंप की यात्रा पर रिपोर्टर्स ने जब पूछा तो ट्रंप ने चाइना ट्रिप डिले की धमकी दी है कि हम देर कर देंगे, डिले कर देंगे। इस पर मित्रों आप ये देखिए बड़ा जेनरिक सा जवाब दिया है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने। उन्होंने कहा है कि चाइना और अमेरिका हाई लेवल एक्सचेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों देश जो है कांटेक्ट में है और कोई भी अभी स्पेसिफिक कंफर्मेशन या डिनायल नहीं आया है, यानी कि हाँ या ना कुछ में नहीं किया जा रहा है, एवं गाड़ी चल रही है। यानी कि बीजिंग जो है वो ओपन कन्फ्रंटेशन अमेरिका के साथ में अवॉइड कर रहा है।
गोली दे रहा है, मीठी वाली गोली। हाँ, हम बात कर रहे हैं, संपर्क में है, बातचीत चल रही है, डायलॉग हो रहा है, खत्म बात, आगे कुछ नहीं। ना हाँ कर रहा है, ना कर रहा है, ना ये कह रहा है कि मत आओ, या नहीं वो ये कह रहा है कि हाँ हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। दोनों ही नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा दोनों में से। इसमें क्या है, इसमें आप ये देख लीजिए कि भाई चाइना का अपना इंटरेस्ट क्या है। देखिए, उसको गल्फ से बहुत सारा तेल चाहिए, गल्फ कंट्रीज से, तो हार्मुज खुला रहे, इसमें चाइना का इंटरेस्ट है। लेकिन अगर वो खुलकर अमेरिका के कोलिजन में को ज्वाइन कर लेता है, तो ईरान के साथ में उसकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको झटका लगेगा, ठीक। और अगर ये झटका लगता है तो ग्लोबल साउथ में अमेरिका से अलग जो चाइना की एक इमेज बनी हुई है वो भी खराब होगी। जाहिर है चाइना को कभी नहीं चाहेगा। और इसीलिए बीजिंग का जो करंट मूव है, इसको आप देखिए, जहां चाइना कहता है कि हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन अमेरिका के अंडर जाके, अमेरिका के नीचे जाके हम अपने जहाज नहीं भेजेंगे वहां पर। ये बड़ी सीधी सी बात है। इस सारे खेल में यूं बताइए भारत भला क्यों फंसा हुआ है। अब जरा हम अपनी बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं। मेन सवाल यही है कि इसमें भारत कहां से आता है, चाबहार कैसे आता है, हॉर्मुज और भारत का यहाँ पे क्या रिश्ता है। हमारी एनर्जी डिपेंडेंस है मित्रों। एनर्जी डिपेंडेंस यानी भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो सिर्फ नक्शे पर बना हुआ कोई पैसेज नहीं है, वो 40 किलोमीटर का वो नहीं है, हमारे लिए एक लाइफ लाइन है। भारत के लिए जो तमाम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसका बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, और गल्फ से आने वाला जो ऑलमोस्ट सारे का सारा टैंकर है वो यहीं से गुजरता है। यानी एलपीजी, एलएनजी, सिलेंडर, गैस बेस्ड बिजली, सब पर हमारी जो डिपेंडेंसी है। और हार्मुज में अगर रिस्क बढ़ता है, हार्मुज में अगर रिस्क बढ़ता है तो जो शिपिंग इंश्योरेंस है वो महंगी होती है, हमारा जो किराया है, फ्रेट है, वो महंगा होता है, और प्राइस शॉक हमको ज्यादा आता है ना। इस सब में ईरान की लड़ाई के बीच क्या हो रहा है, इंडिया जो है वो ऑलरेडी रशियन ऑयल का जो इंपोर्ट है वो बढ़ा चुका है। रिपोर्ट्स ये हैं, मार्च के महीने में भारत ने रशिया से लगभग 50% इंपोर्ट जंप किया है, यानी कि 50% तक बढ़ा दिया है पहले से, ताकि जो मिडिल ईस्ट की सप्लाई रिस्क है उसको कंपनसेट किया जा सके। जो मिडिल ईस्ट से कम आ रहा है तेल या स्लो हो रहा है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए रशिया से 50% का बढ़ा दिया गया है तेल का इंपोर्ट। लेकिन रशिया वाला जो रूट है वो भी अभी इनफाइनाइट नहीं है, वहां भी जो दूरी है, डिस्टेंस है, फ्रेट है, सैंक्शंस है, इंश्योरेंस है, ये सब चैलेंजेस मौजूद है। यानी भारत पूरी तरह रशिया पर 100% सिर्फ स्विच नहीं कर सकता, इसलिए हमको गल्फ वाला रास्ता भी लगातार सेफली खुला रखना है। इसमें जो डिप्लोमेटिक ट्रैप है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच का, जहां हमको बैलेंसिंग करनी पड़ती है, वो क्या है। डिप्लोमेसी की बात करते हैं, यानी अमेरिका ये चाहता है कि भारत जो है वो पॉलिटिकल सपोर्ट दे, आइडियली नेवल प्रेजेंस भी दिखाए, हम वहां जहाज भी भेजे अपने, क्योंकि क्वाड के मेंबर हैं, इंडो पैसिफिक में हमारा रोल है, और मालाबार एक्सरसाइज हम लोग सारे साथ करते हैं, इन सब में इंडिया बराबर का पार्टनर है। ईरान की तरफ से जो मित्रों बात है, वहां हमारी सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। यानी हमारे ईरान के साथ में हिस्टोरिकल टाइज हैं, ऑयल का हमारा रिश्ता रहा है, चाबहार में हम मौजूद हैं, इंस्टक यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर बनना है उस पर भी हम वहां मौजूद हैं, और वो रास्ता वही चाबहार से निकलता है। ये सब कुछ तेहरान से जुड़ा हुआ है। यानी अगर इंडिया खुलेआम ट्रंप की कोलिजन ज्वाइन करता है तो ईरान तो ईरान इसको हॉस्टिलिटी की तरह से देखेगा, ठीक, और जायज बात भी है, कोई उसमें गलत भी नहीं है। तो फिर इंडिया के सामने 3 ऑप्शंस हैं, और मजे की बात क्या है दोस्तों, तीनों ऑप्शन खराब वाले हैं। यानी या तो आप कोलिजन ज्वाइन कीजिए, उससे क्या होगा, अमेरिका खुश, गल्फ कंट्रीज खुश, ईरान नाराज, ये एक ऑप्शन है। अब तीनों ऑप्शन जरा गौर से सुनिएगा, यानी इंडिया कोलिजन को ज्वाइन करे अमेरिका वाले, तो उससे अमेरिका खुश, गल्फ कंट्रीज खुश, मगर ईरान नाराज। दूसरा, और ये तीनों ऑप्शन बर्बाद है, खराब वाले हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, कोलिजन से दूर रहा जाए, ईरान खुश रहेगा उससे, लेकिन वॉशिंगटन और गल्फ कंट्रीज में सवाल उठेंगे कि भाई भारत जो है किसकी साइड है, ये तो किसी साइड ही नहीं रहे, इनका क्या मतलब है, मगर ईरान खुश होगा आपसे। तीसरा ऑप्शन, बीच में कोई क्रिएटिव फॉर्मूला निकाले, क्रिएटिव फॉर्मूला, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एस्कॉर्ट, तो ह्यूमैनिटेरियन एस्कॉर्ट के नाम पे उनको मदद दे दी जाए जहाजों वाली, लेकिन उसमें क्या होगा, सिर्फ जो मर्चेंट शिपिंग होगी उन पे यूएन का झंडे लगाए जाए, और इस तरह कोई लिमिटेड रोल वगैरह लिया जाए कि भाई वो जहाज जिन पे यूनाइटेड नेशन का झंडा लगा होगा उनको सिर्फ इंडिया एस्कॉर्ट करेगा, कुछ इस तरह की कहानी बनाई जाए। ये एक तीसरा ऑप्शन होता है। ये तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस में
ये कहना गलत है कि कोई नुकसान नहीं, कहीं भी गलतफहमियां हो सकती हैं, कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर इस क्राइसिस में इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों कि चाहे दिल्ली यानी कि इंडिया कितना ही चुप रहे, ये कितना भी बोले, दोनों में किसी न किसी तरफ कोई ना कोई कीमत हमको चुकानी पड़ जाएगी। इसीलिए जो तीसरा फ्रंट है यानी हमारे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका भी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और मार्केट, वहां भी एक किस्सा है, वो है घर के अंदर। क्या है? अगर $100 से ऊपर जा रहा है तेल, तो इन्फ्लेशन का खतरा हमारे यहाँ बढ़ेगा, सरकार पर दबाव आएगा, ठीक है ना? अपोजिशन का जो नैरेटिव है वो सरकार के खिलाफ जाएगा। मोदी सरकार पहले से तैयार क्यों नहीं थी? राहुल गांधी चिल्लाएंगे। डिप्लोमेसी कहाँ है? जयशंकर जी फेल हो गए, ये सब होगा, ये सब का सब होएगा। मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है, आप जानते हैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह से। मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है, क्रूड जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वो पिट रहे हैं। एफआईआई फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो आप ये देखिए उसकी सेलिंग बढ़ी है, वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। इसको यूं देखा जाए कि जो ईरान वॉर है वो सिर्फ अब फॉरेन न्यूज नहीं रह गई, बल्कि पीएफ पर, म्यूचुअल फंड पर इसका सीधा सीधा असर आ रहा है। तो यानी इंडिया का जो ये 3 फ्रंट पजल है उसमें इंडिया फंस चुका है। यानी बाहर क्या है? बाहर है अमेरिका, चाइना, ईरान वाला कॉम्बो, बीच में हॉर्मुज और गल्फ का किस्सा बन गया है, और अपने घर के भीतर में ऑयल, इन्फ्लेशन और इलेक्शंस, इन सब का कॉम्बिनेशन हर जगह आपको टाइट रोप वॉक नजर आ रही है, और इसमें और कुछ नहीं। इस बात को कुछ यूं देखिए मित्रों, और चाबहार का सच क्या है मैंने आपको बताया ना था, लीजिए। तो चाबहार का सच सुनिए, और सुनिए कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था उसकी क्या कहानी है, क्योंकि वो चाबहार से ही गुजरता है। तो देखिए, चाबहार और इंस्टेक वाला जो जो हिस्सा है उसकी कहानी ये है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भारत ने चाबहार छोड़ दिया है? यही कहा जा रहा है ना, भारत ने छोड़ दिया, भारत ने छोड़ दिया, निकाल दिया, भारत को छोड़ के भाग गया, अमेरिका ने कह दिया कि आगे नहीं हम देंगे कुछ। तो चलिए सच्चाई सुनिए। सच्चाई है, सोशल मीडिया पर बहुत लोग ये मानकर बैठे हुए दोस्तों कि भारत ने चाबहार छोड़ दिया है, लेकिन ऑफिशियल डेटा इसका जो है वो कुछ और है। वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो राज्यसभा में जो जवाब दिया गया है उसके मुताबिक 2018 से अब तक इंडिया ने ऑपरेट किया हुआ है चाबहार का टर्मिनल 450 से ज्यादा, 450 जहाज वहां से आए हैं। करीब 1.34 इंडिया जो जो 1.34 लाख टीईओ कंटेनर्स जो है, और 8.7 मिलियन टन से ज्यादा कार्गो वहां हैंडल हुआ है। अच्छा, आगे सुनिए। 2025 में यानी इस साल, जो पिछला साल, सॉरी, 2025 में अमेरिका ने पहला जो ब्रॉड सैंक्शन वेवर था उसको खत्म किया था साल के आखिरी की तरफ। उससे डर लगा था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, पहली बार। लेकिन अक्टूबर में पिछले साल यूएस ने फिर से 6 महीने के लिए एक वेवर दिया था, कंडीशनल वेवर, ठीक है ना, जो कि अभी अप्रैल तक यानी अगले महीने तक पूरा चलेगा। जनवरी 2026 में यानी पिछले 2 महीने पहले इंडियन ऑफिशियल्स ने ये बात साफ कही, इंडिया विल नॉट लीव चाबहार। ये भारत ने ऑलरेडी खुलेआम सरेआम बोल दिया है, ऐसी की तैसी मिल जाए हम चाबहार नहीं छोड़ेंगे। एग्जिट इज नॉट एन ऑप्शन, ये कहा है भारत ने, एग्जिट इज नॉट एन ऑप्शन। दिल्ली अमेरिका से बात कर रहा है, मिडिल पाथ नेगोशिएट कर रहा है कि कोई बीच की बात निकाली जाए। उन्होंने कहा छोड़ना उड़ने का तो ऑप्शन ही नहीं है, जिसको जो करना है करे। हाँ, रिस्क मैनेज करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। क्या है कदम? वो जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के ने जो नॉमिनेटेड हमारे डायरेक्टर होते हैं ना, भारत सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड, उन डायरेक्टर्स ने जो ऑपरेटिंग कंपनी थी, आईपीजीएल नाम से जो कंपनी है, उसके बोर्ड से सरकारी लोगों ने रिजाइन कर दिया है, ताकि जो डायरेक्ट अमेरिका की ट्रेजरी का जो एक्सपोजर है वो कम हो सके। ये टेक्निकल चीजें हैं जो भारत सरकार ने की है। ऑपरेशंस को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जा रहा है इस समय पर कि जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली ईरानियन टेरिटरी और लोकल ऑपरेटर्स के थ्रू इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस वहां मौजूद रहे। और ये बात आपको याद है, यही बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हम छोड़ने के बजाय इसको घुमा के इनडायरेक्टली डील कर रहेंगे। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि जो सैंक्शंस की सीधी मार है उससे चाबहार पोर्ट को हम बचा पाएंगे। सरल भाषा में इसको कुछ हम यूं कह सकते हैं कि इंडिया ने चाबहार को औपचारिक रूप से छोड़ा नहीं है, नई दिल्ली अभी भी वहां काम कर रहा है, लेकिन जो पहले वाला खुला खुला मॉडल था अब वो नहीं है, बल्कि लो प्रोफाइल, हाई रिस्क, वेवर बेस्ड मॉडल चल रहा है। पोर्ट बाकायदा हमारे कब्जे में है और हमारे पास ही है।
जो पॉलिटिकल आईसीयू मोड में है, ये बात बिल्कुल सही है। अब जरा सोचिए, जो इंस्टेक का बिगर पिक्चर है वो क्या है। चाबहार कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। जो हमारा आईएनएसटी जो प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसका पूरी के पूरे आर्किटेक्चर का हिस्सा है ये चाबहार। 7,200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल ये कॉरिडोर है, जो कि इंडिया को ईरान के जरिए रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ेगा। आइडिया क्या है? आइडिया ये है दोस्तों कि इंडिया से माल शिप होकर ईरान, यानी कि चाबहार, बंदर अब्बास पोर्ट जो है, वहां से रेल और रोड से कैस्पियन जाएगा, कैस्पियन से फिर रशिया और वहां से आगे यूरोप। इससे क्या है कि जो सुएज की जो कंपैरिजन में जो टाइम और कॉस्ट है, सुएज वाले रास्ते से, सुएज नहर से जाने में, वो हमारे टाइम और कॉस्ट दोनों बचते हैं। रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद में मॉस्को के लिए ये जो कॉरिडोर था ये बड़ा क्रिटिकल हो गया था। और जो इंडिया और सॉरी जो ईरान और रशिया है, वो दोनों इसको करना चाहते हैं। ईरान और रशिया दोनों ही करना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं। बीच में वही अमेरिका वाली दिक्कत है, सैंक्शंस की। इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? इंडिया के लिए इसका मतलब दोस्तों ये कि पाकिस्तान को कंप्लीटली बाईपास करके सेंट्रल एशिया और रशिया तक पहुंचने का रास्ता बनता है, एक। फिर हॉर्मोज में अगर क्राइसिस हो जाए, फिर भी जो इंडियन स्ट्रेटजी ये रहेगी कि लॉन्ग टर्म में ईरान के जरिए ऑल्टरनेटिव लैंड सी रूट जो है वो खड़े रहेंगे। यानी चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि इंडिया की एक तरह से कॉन्टिनेंटल पावर बनने की जो कोशिश है, उसकी ये पहली ईंट है एक तरह से। इसलिए दिल्ली इसको आसानी से छोड़ना नहीं चाहेगा, भारत को आसानी से छोड़ना नहीं चाहेगा, अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो मित्रों, हुआ क्या है? आज की जो कहानी है उसके 3 जो बड़े धागे जिन पर हमने बात की है, वो क्या है? ट्रंप का चाइना और नेटो को अल्टीमेटम, यानी कि वो चाहते हैं कि दुनिया ओपनली उनके साथ आए, हार्मोज में वॉरशिप भेजे, और अगर कोई ना आए, खासतौर पर अगर चाइना उनके साथ ना आए, तो वो कह रहे हैं कि देखो भैया, ये लोग फ्री की मुफ्त की खाना चाह रहे हैं, हम यहाँ इनका रास्ता साफ करें, और ये मुफ्त का माल खाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि ये नैरेटिव झूठा है, फेक है, क्योंकि चाइना का हो, इंडिया का हो, हमारे लिए रास्ते वहां पर खुले हुए। फिर चाइना केयरफुल क्यों हो रहा है? क्या कह रहा है चाइना केयरफुल होते हुए? बीजिंग पीस की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, अमेरिका लेड जो कोलिजन है उसमें कूदने से बच रहा है, और खुद को ग्लोबल साउथ में एक अलग ब्रांड की तरह से बेचना चाहता है कि देखो जी, मैं किसी की लड़ाई वड़ाई में नहीं पड़ा हुआ, धंधा पानी करना तो करो। और ईरान को पब्लिकली नाराज भी नहीं करना चाहता है, ये भी बात सही है। अब जो इंडिया की जो तंग गलियारा एक किस्म डिप्लोमेसी है, हमारी जो एक नैरो कॉरिडोर वाली जो डिप्लोमेसी है, उसमें आप देखिए, हमारी एक तरफ अमेरिका और गल्फ से हमें मैनेज करना है, जहां से हमें तेल आता है, हमारा डायस्पोरा मौजूद है, वहां पर रेमिटेंसेज आती हैं, हमारे जो डिफेंस का जो मामले हैं वो जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान, रशिया, सेंट्रल एशिया, इनके साथ में हमको चाबहार और इंस्टेक जैसे जो तमाम फ्यूचर के ट्रेड रूट्स हैं उनको भी देखना है। और तीसरा जो और बिल्कुल इंपॉर्टेंट, वो ये कि डोमेस्टिक फ्रंट, यानी तेल के दाम, मार्केट, इन्फ्लेशन, इलेक्शन, ये सब मैनेज करने हैं। इसी बीच में दोस्तों, जो चाबहार की स्टेटस है उसको भी समझने की बात हमने की, क्योंकि जो पब्लिक नैरेटिव में है, अगर लोग ये मानने लग जाए कि इंडिया ने ईरान को छोड़ दिया है, तो फिर इंडिया की जो नेगोशिएशन पावर है उसको गलत तरीके से पढ़ा जाएगा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया चाबहार से औपचारिक रूप से बिल्कुल पीछे नहीं हटा है, बल्कि सैंक्शंस के बीच में एक पतली सी राह पर चल रहा है जो उसने अपने लिए बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर वेवर देखे जा रहे हैं, स्ट्रक्चरिंग को देखा जा रहा है क्वाइट डिप्लोमेसी के जरिए। ये है वो बात। अच्छा देखिए, आखिर में जो कहना है मुझे वो ये कि दोस्तों, ट्रंप का जो चाइना अल्टीमेटम हो या फिर हो हार्मोज का ये संकट, ये सब दूर की खबरें नहीं है। ये सब के सब अब दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हुए फॉरेन मिनिस्ट्री भी इसमें फंसी पड़ी है। मुंबई का जो दलाल स्ट्रीट है वो भी फंसा हुआ है, निफ्टी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, आपने देखा है। और हमारे आपके किचन की जो कीमतें हैं उसमें भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। यानी चाइना अगर इस कोलिजन से दूर भागता है और ट्रंप जो है वो बीजिंग का जो ट्रिप है उसको लटकाते हैं, लंबा पोस्टपोन करते हैं, और ये लड़ाई लंबी चलती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही दोस्तों कि क्या भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको बचा पाएगा क्या, या फिर कहीं ऐसा होगा कि गल्फ का जो समंदर है उसमें जो लड़ाई चल रही है, आखिर में चाबहार के किनारों पर वो हमारी जेब में भी कुछ कवाड़ा हो। तो मित्रों, आप बताइएगा कि भारत को ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि जो हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं वो सही है या नहीं?
आपको क्या लगता है कि भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए ओपनली, या चाइना से दूरी बनानी चाहिए, चाइना की तरह दूरी बनानी चाहिए, या फिर कोई तीसरा रास्ता निकालना चाहिए? यही बात जो है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ और अब देखता हूँ कि आपने आगे क्या सवाल किए हैं। ओके, ओके। मैं वहाँ से ले लेता हूँ जहाँ पर आप के आपके हाँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, मैं देखता हूँ कि अ, ओके, मैं जस्ट दोस्तों को हाँ, ये रहा, बिल्कुल मिल गया। हाँ, मनीष भाई इससे ऊपर मैंने सारे ले लिए थे आपके क्वेश्चन। तो सर जी, गल्फ कंट्री शांत हो जाए तो अमेरिका को चरण वंदना करके ही जान दो, कुछ एक्शन नहीं लेते प्लीज। सुन पाए दोबारा से देखता हूँ मैं क्या कह रहे हैं आप इसको, एक सेकेंड। सर जी, गल्फ कंट्री क्यों शांत क्यों ही हो क्यों अमेरिका के चरण वंदना करते ही ईरान पर कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? गुरु क्या बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो मनीष भाई? ये नहीं ले सकते, इनके पास लड़ने वाली फोर्सेस कब से हो गई? आपको क्या लगता है ये लड़ लेते हैं? इनको लड़ना भी आता है? इनका बस चले तो खाना भी ये कहेंगे कोई हमारे मुंह डाल के खिला दो। इनको ऐसी गंदी आदतें पड़ी सिखों को। तो चाइना हजारों शिप लेकर ताइवान के पास फिश कैच कर रहा है। बल्कि अब तो जो कल रात को खबरें थी मनीष भाई, आपने देखा नहीं, मैंने कल रात को लाइव किया था एक वर्टिकल, आज भी रात को इरादा करने का। उसमें यही बात थी ना कि चाइना ने ऑलरेडी वहां पे ताइवान के आसपास फौज लगानी शुरू कर दी है। तो हालात तो वहां भी खराब होंगे ना। चाइना अपने फायदे देखेगा इस लड़ाई में से। अब वो अमेरिका जितना फंसेगा, जितना कमजोर होगा, रशिया और चाइना उतना ही आगे आएंगे। ये जैसे जैसे डिले होगा लड़ाई, आप ये देखिए वो दोनों उतने ही मजबूत होते जाएंगे। अब तो अमेरिका सच में अकेला लग रहा है। कोई पूछ ही नहीं रहा ट्रंप को, बिल्कुल। से यूक्रेन का क्या बनेगा, सब में मार खाएगा और क्या बनेगा। ओके, चंदन आगे कह रहे हैं सर, ट्रंप को शायद लगा होगा कि वेनेजुएला में जो किया उसके बाद में ईरान को भी इजीली, बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल ठीक करो तुम चंदन, यही हुआ है। कंट्रोल कर लेगा, लेकिन सब उलट पलट गया, बिल्कुल। ये फिर कह रहे हैं कि ट्रम्पेट खुद की हेल्प करना चाहता है, और क्या, और किसकी करेगा गुरु, दुनिया की कौन करता है? देखिए, ये कोई अगर ये कहे कि अमेरिका ये सब जो है वो यूक्रेन के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, इंडिया के लिए, अमेरिका वही करेगा जो अमेरिका को ठीक लगेगा, जो अमेरिका को अपने लिए ठीक लगेगा, जो ट्रंप को अपने लिए ठीक लगेगा। इससे आगे कहानी नहीं है। किसी को किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ना कोई करता है। बिल्कुल। ओके, विकास भाई कह रहे हैं कि रूस मजबूत हो जाए, थोड़ा यूरोपियन और कुकर्म का फल बहुत भोग रहे हैं, रूस को हमला करने दूसरा जा नहीं रहा। यूक्रेन खुद में क्यों फंसे यूरोपियंस, क्या चल पड़ी थी, सोवे से समझ रखा था रूस को जो फिर टूट जाए। ऐसा ही गुरु, ऐसा ही है। बड़ी लंबी उसमें थी, उसमें अमेरिका भी शामिल था, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका को दूध का धुला हुआ है, इन्होंने भी सारे पंगे तो लिए ही है रशिया से। ओके, सर जी, सऊदी ये मैंने आपको बता दिया मनीष भाई, आपके सवाल का जवाब मैंने दे चुका हूँ पहले ही। मैं तो कहता हूं कि ये पागल बेवकूफ प्रेसिडेंट का फायदा सबको उठाना चाहिए, इससे बेवकूफ प्रेसिडेंट कभी आएगा ही नहीं। लेट अस सी गुरु, किसका फायदा होता है किसका नुकसान, ये तो आखिर में पता लगेगा। आजकल आज कोई बोल रहा था 22 शिप अकेले अटके हुए हैं, बहुत पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। हो सकता है इससे ज्यादा ही हो, कम नहीं हो सकते, बिल्कुल। चंद्र भाई, यूएस में ऐसे ही प्रेसिडेंट आते हैं कि कोई बदनाम हो जाता है बिना बोले दुनिया, बिल्कुल। वैसे फ्लैक्स बात तो सही कर रहे हो तुम। अब तुम सोचो ना, वो जो बुश ने किया है मिडिल ईस्ट में, जो कुछ करके गया है बुश, या इवन ओबामा के टाइम पे, मैं तो कहने के लिए मुसलमान था, लेकिन आप सोचिए मुसलमानों पर जितने बम उसने गिराए, भगवानी मालिक है, और शांति का पुरस्कार भी लेकर चला गया नोबेल। फिक्स भाई, मैं तो चाहता हूं कि ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट ही आता रहे, हमें एंटरटेनमेंट करता रहे। ओके, विकास भाई कह रहे हैं कि आज सोनिया गांधी और खड़गे का वीडियो ओके आया है। देखते ही लग रहा था कि अब तो मोदी फंस गया है, अब मजा आएगा, भारत में आफत महंगाई की आएगी, उसका चेहरा देख के मुझे लग रहा था। हाँ, बहुत इनकी तो खुशी इसी में आती है ना, पब्लिक मरे तो मरे, इनका क्या जाता है, फायदा होना चाहिए।
फाइनली चाइना ने हमसे डिप्लोमेसी सीख ही ली। चाइना ऐसा ही था, हमारी को समझने में कुछ और मुद्दे थे जिसको चाइना को देर लगी है, अदरवाइज चाइना डिप्लोमेसी में यकीन तो करता ही था। हाँ, शी जिनपिंग का किस्सा कुछ एक टाइम पे ऐसा था कि जहाँ पर जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था, लेकिन अब जो बात हमारे नहीं लोगों को पता होती है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वो ये भी है कि जब ये एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे थे शी जिनपिंग, उसके बाद में पार्टी की तरफ से इनके ऊपर 3 मेंबर्स की कमेटी बिठा दी गई है। तो इनकी जो डिसीजंस है वो अकेले अब इनकी पार्टी के नहीं होते, उस कमेटी की रजामंदी उसमें शामिल होती है। तो बेसिकली तमाम कैबिनेट का फैसला वो बन जाता है, ना कि अकेले शी जिनपिंग का। और आपने देखा उसके बाद से लगातार चाइना जो है उसकी पॉलिसी में चेंज आया है और बेहतरी आई है। सर, जर्मनी ने रिजेक्ट कर दिया है ट्रंप का नेवल कोलिजन का स्ट्रेट हॉर्मुज का। बिल्कुल, जर्मनी बोल रहा है कि ना तो ये नेटो ये सब नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, यही है, ऐसा ही है। अब तो एक एक करके सब बोलने लगे भाई, सब बोलने लग गए हैं। मुझे लगता है भारत को सीधे कह देना चाहिए युद्ध जाए भाड़ में, हमारे किसी भी जहाज को कोई न रोके, बाकी सब आपस में लड़ते हैं। हमको यही हो ही रहा है, बिकॉज बोल कोई नहीं रहा है, क्योंकि उससे क्या है, आप ऑफेंड करते हैं। अगर आपका जुगाड़ बिना ऑफेंड किए हुए किसी को चल जाए, व्हाई नॉट? डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी यही तो होती है, आपका काम निकल रहा है, बाकी जिसको जो सोच रहा है सोचता रहे अपनी बला से, हमारी बला से। और उसमें फिर क्या होता है कि आगे के रास्ते आपके हमेशा खुले रहते हैं, वही होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाए तो क्या चीन ताइवान पे हमला कर पाएगा? क्योंकि एनर्जी तो उसकी ब्लॉक हो रही है, चीन का निर्यात भी बिगड़ रहा है। बिल्कुल नहीं। जो आप ये देखिए, अगर आप तमाम इनका वो देखेंगे, तो उसने रसिया से जो अपनी एनर्जी है वो बढ़ा रखी है। कई और रास्ते भी चाइना ने खोल रखे हैं इसके लिए। मैं मेरे पास डिटेल मौजूद है, मुझे मालूम नहीं था कि आप इस सवाल को पूछेंगे, पर चाइना ने अपनी एनर्जी का जुगाड़ पूरा कर रखा है। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत जल्दी कोई मुश्किल होने वाली है। और मोर ओवर उसका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो कम से कम दुनिया में दूसरे नंबर पे है। अमेरिका के बाद में शायद सबसे बड़ा जो एनर्जी रिजर्व है वो उसी के पास है, बहुत बड़ा है। मतलब उसको अगर 6 महीने में लड़ाई चलेगी तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये आप समझिए। चंदन भाई कह रहे हैं आगे कि सर, अब तो ट्रंप को मिलेगा नोबेल पीस प्राइज वॉर के बाद में, ट्रंप को डिजर्व करता है। बिल्कुल, हाँ, अगले 50-100 साल के लिए वो शांति देकर जाएगा आपको मुफ्त की। कहेगा लो जी, मैंने ही तो कराई है सारी। सर, सिविलाइजेशन कंट्रीज को डिप्लोमेसी पहले से ही आती है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे इंडिया, चाइना, इनको डिप्लोमेसी सीखने की जरूरत नहीं है। भाई मैं तो ये भी कहूंगा आपको चंदन, जरा सोचो कि ईरान ने क्या डिप्लोमेसी की है। ईरान ने भी तो क्या डिप्लोमेसी की है, और आप देखिए कि क्या खेल खेला उन्होंने, फंसा दिया लेकर अमेरिका को यहाँ पे ऐसी बुरी तरह से। तो दोस्तों, अब मेरी भी हालत खराब हो रही है। सो अब लेता हूँ मैं आपसे इजाजत दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अब से थोड़ी देर बाद होता है, मैं कोशिश करूंगा आपसे कि मैं आपके वर्टिकल में आके आपसे बात करूं, मगर आप सभी का जुड़ने के लिए अभी के लिए धन्यवाद। कोई और कमेंट्स हो तो आप दे दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। मान लीजिए कि ये शो खत्म भी हो जाएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे, मैं ले लूंगा आपको। अभी अमेरिका फर्जी सिविलाइजेशन, कहाँ है सिविलाइजेशन? इनफैक्ट एक पुराना गाना है, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना चंदन, अमेरिका इनका पॉप का ही गाना है, पॉप कल्चर का। यू कॉल इट सिविलाइजेशन, इट्स जंगल आउट देयर। वो बहुत पुराना गाना है 80s का। यू कॉल इट सिविलाइजेशन, इट्स जंगल आउट देयर, एंड दैट इज हाउ इट इज जंगल आउट देयर। सो दोस्तों, इजाजत दीजिए मुझे अभी के लिए, हम लोग मिलते हैं। कोशिश करूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद अगर बोलने की हालत में आता हूँ तो वर्टिकल पे आ जाऊंगा और फिर हम और गप मारेंगे। टेक केयर, बाय बाय।